बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ रहमान अलवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं कराची शहर के उस इलाके की बात कर रहा हूँ जिसका आप लोगों ने नाम तो बहुत सुना, और नाम सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लगा कि जैसे किसी दूसरे मुल्क की बात हो रही है। उस मुल्क की बात हो रही है जहाँ अमन और अमान नाम की कोई चीज़ ना हो, कानून बिल्कुल ना हो, और सारा दहशतगर्दों और माफिया के कंट्रोल में हो। जी, मैं बात कर रहा हूँ उस लियारी की जो पाकिस्तान बनने के बाद क्या था और फिर भुट्टो के बाद क्या हुआ। जिस लियारी को मैं जानता हूँ पाकिस्तान बनने के बाद, वो एक खूबसूरत तरीन जगह, खूबसूरत लोगों पर, मेहमान नवाज लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, खिलाड़ी, रात के 2 बजे भी रौनक लगी हुई उस जगह पे, बेहतरीन ढाबे खाने के, चाय के खोखे। हम अक्सर रात को वहाँ पे घूमने फिरने भी जाया करते थे। कोई खौफ, किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं था। भुट्टो के दौर से पहले लियारी एक ऐसी जगह थी कि बाहर से जो लोग आते थे वो उस जगह को देखने के लिए जाते थे, क्योंकि वहाँ पे लोग हर जगह फुटबॉल खेलते थे, बॉक्सिंग करते थे, साइकिलिंग करते थे। एक अजीब व गरीब दुनिया थी। उनकी जिस्म में एक लचक थी, उनके जिस्म में एक रिदम था, उनकी बातचीत में एक रिदम था। आप अगर अफ्रीका के किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ पे काले होते हैं, वो बात करते हैं तो बात करते हुए भी उनकी बॉडी में रिदम होता है। मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, लियारी एक बेहतरीन रिजॉर्ट था, स्पॉट था, जहाँ दुनिया से लोग, मेरे कई दोस्त बाहर से आए, अमेरिका से, लंदन से, वो मेरे साथ लियारी गए। उनके साथ रात के 2 बजे भी डफ के ऊपर और बंगो के ऊपर डांस करते थे। फिर पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी, तारीख ने पलटा खाया और भुट्टो आ गया। लियारी के लोगों ने, सीधे साधे लोग हैं, भुट्टो एक मदारी था, तमाशा लगाता था। लियारी के लोग उससे मरूब हुए और उसको उन्होंने चुन लिया, ये जाने बगैर कि आने वाला वक्त उनके लिए कैसा होगा। उनको ये नहीं मालूम था कि जिसको उन्होंने अपने लीडर के तौर पर चुना, उसका दूसरा नाम यमराज था, जो वक्त के दायरे में बह के, जो वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता साबित किया, ये लियारी को उस लियारी से आज के लियारी में तब्दील किया। मैं ये बात वाज़ेह करता चलूं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई माफिया, कोई बदमाश, कोई ग्रुप, कोई गैंग उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक कि हुकूमत की पुष्टपनाही ना हो। मेरे शहर कराची में जितना खून बहा, लियारी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्राइम बढ़ता गया। भुट्टो के बाद उसकी बेटी का दौर आ गया। भुट्टो के दौर में सत्तार कबूल वहाँ से इलेक्ट हुआ। वो एक नफीस आदमी था, जुर्म की दुनिया से दूर था, लेकिन भुट्टो के दूसरे साथी जो थे, जिससे सत्तार कबूल की नाराज़गी भी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बहरहाल जुर्म ने वहाँ पनपना शुरू किया।
और ऐसा पनपा कि लियारी की कमर टूट गई। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां से जवान बच्चे का जनाजा ना उठाओ, इज्जत ना लुटी हो। शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसके घर में मंशियात इस्तेमाल ना होती हो। गैंग बनती गई, ग्रुप बनते गए, आपस में लड़ाइयाँ होती गई, हर कोई अपनी बादशाह चाहता था। और इसके ऊपर इनको इस्तेमाल करने वाले, इनको उठाने वाले, इनको चलाने वाली पीपल्स पार्टी थी। मैं भी कुछ नाम लूंगा आपके सामने जिन्होंने पीपल्स पार्टी में रह के इस लियारी का क्या असर किया। बाबा लाडला, रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, इनको सपोर्ट किसकी थी? किसी एक शख्स पे मैं इल्जाम नहीं लगा सकता। बहुत सारे लोग उसे मुलव्विस हैं। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, कादिर पटेल, नबील गबोल, शर्जील मेमन, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इलाके को अपने हिसाब से चलाना चाहा, पैसा दिया, ऑपरेशन भी कराए। और लियारी इतना ऑर्गेनाइज था कि आप सोच नहीं सकते। बड़े बड़े अफसरान आए, ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके, मारे गए। एक और चीज मैं बताता चलूं कि लियारी में जिन पुलिस वालों की ड्यूटियां लगती थी या जो पुलिस वाले वहां रहते थे, इन गैंगस्टर्स ने उनके जवान बच्चों को 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल, इन सबको भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया, मंशियात का आदी कर दिया। पुलिस वाले खून के आंसू रोते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। हेरोइन चल रही है, यू नेम इट, कौन सा नशा था जो अंदर नहीं चल रहा है, शराब की भट्टियां थीं। इसी इलाके से बड़े नाम भी थे, बॉक्सिंग में, फुटबॉल में, साइकिलिंग में। आज कहाँ हैं? कोई भी नहीं। जिन लोगों ने इनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, इनसे मुकाबला करने की कोशिश की, उनको मार दिया गया। अच्छा, ये जो रहमान डकैत, बाबा लाडला और उज़ैर बलोच, इनकी जो आपस में थी चपली सूट थी, लेकिन इन्होंने ऑर्गेनाइज कैसे किया था? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बगैर हुकूमत की सरपरस्ती के ये हो सकता है? नहीं हो सकता। इन्होंने अपने बेस बनाए हुए थे, वायरलेस सेट रखे हुए थे, जवान बच्चों की ड्यूटियाँ लगी हुई होती थी। अब मुख्तलिफ चौक पे, मुख्तलिफ गलियों के नुक्कड़ पे, कोने पे, वो वहाँ पे ईरानी पेट्रोल बेचा करते थे और उसके साथ वो रैकी भी करते थे। तो वायरलेस इस्तेमाल होते थे, वॉकी टॉकी इस्तेमाल होते थे। पुलिस का नाम इन्होंने रखा हुआ था काले कव्वे और रेंजर्स का नाम रखा था रमजू। जरा सी मूवमेंट होती थी, टक 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 ऊपर तक इतना पहुंच जाती थी, और फिर जो होता था वो सबको पता है। इसी लियारी को साफ करने के चक्कर में असलम खान, इस पे असलम खान शहीद हुआ, काफ़ी हद तक काम किया। अब जो शहीद हो गया उसका तो मैं नाम ले सकता हूँ, जो शहीद नहीं हुआ उसका नाम लेने का मतलब ये है कि मैं उसको शहीद कर रहा था, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने बड़ा काम किया। ऑपरेशन करके लियारी को पुरसुकून इलाका बनाया। लियारी के अंदर एक कंपाउंड है
कोपेला कंपाउंड, उसमें ही जो सफाई करने वाले लोग होते थे, झाड़ू देने वाले, वो रहते थे। वक्त आया कि वो इलाका छोड़ के चले गए, उनकी औरतों को उठाया जाने लगा। गरीब थी बेचारे। उस लियारी के अंदर कोई दीन मजहब की बात नहीं थी, उसमें जो लोग थे वो सारे अच्छे थे, कोई जात पात नहीं थी, कोई दीन मजहब नहीं था। उसमें खोजे भी थे। ये वो लोग थे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जिनका लड़ाई झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं था। कोई भी इनके नाम की कसम खा सकता है, खोजे हैं, मेमन हैं, जिक्री हैं। ये लोग लड़ाई झगड़े वाले नहीं, कारोबारी लोग हैं। लोगों को मारा गया, उनके घरों की इज्जतों को उठाया गया, रुस्वा किया गया, जवान बच्चों को मंशियात में डाल के उनसे क्राइम कराए गए। मेरे एक दोस्त अब हैं वो लियारी में, लेकिन उनकी कई नस्लें लियारी में पैदा हुई, पली बड़ी, जवान हुई, बुढ़े हुए, मर गए, वहीं दफन हो गए। उनकी जो बीवी थी वो उस मोहल्ले की, उस इलाके की माँ कहलाती थी, उसके भी सर पे गोली मार दी। इलाका छोड़ना पड़ा, तकलीफ के साथ, दुख के साथ। तालीम खत्म हो गई, अस्पताल के नाम पर पैसा लिया गया, यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसा लिया गया, स्टेडियम के नाम पर पैसा लिया गया, करा कुछ नहीं। जो रकी करते थे लोग, वो एक एक को बंदे को पहचानते थे कि यहाँ का रहने वाला है, नहीं वो बाहर का, ज़रा सा मशकूक हुआ तो उसको उठा लिया जाता था। जैसे MQM के जो लड़के उसको उठा के लेके जाते थे, उसको टॉर्चर सेल कहते थे, ये इसको फार्म हाउस कहते थे। ले गए, मारा पीटा, पैसे वाला हुआ, पैसे ले लिए और मार दिया। सैकड़ों लड़के मार दिए। पुलिस वालों का बगैर APC के निकल का तसव्वुर नहीं था कि वो निकल सके। ये सब हुकूमत की पुष्पनाई के बगैर नहीं हो सकता था। लेकिन अल्लाह ताला तो ऊपर है ना, किसी न किसी के दिल में हौसला डालता है, ईमान के भी पक्के। सारे तो राशि अफसर नहीं होते। मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं वो खड़ा हुआ लियारी के गैंग्स के खिलाफ। उसने किसी गैंग के साथ हाथ नहीं मिलाया, सफाई की। ये जो ग्रुप आपस में लड़ते हैं, ये इलाके बांटते हैं, फिर दूसरों के इलाके में कब्जा करते हैं, और झगड़ा जो होता है वो पैसा और ताकत के ऊपर झगड़ा होता है। और ये जो पीपुल्स पार्टी थी, इसने दोनों तीनों ग्रुपों को अलग अलग सपोर्ट किया। ये जो आज पार्लियामेंट में बैठ के कादर पटेल इतनी बड़ी बड़ी बात करता है, अंदर झांके अपने गिरबान के अंदर तो पता चलेगा कितने खून, कितने लोगों की जिंदगियों का खात्मा करने में शामिल है। कायब अली शाह कहता है कि मैं उज़र बलोच को नहीं जानता हूं, हालांकि वीडियो है, टीवी पे भी चली, दुनिया ने देखी। फरियाल तालपुर कहती है कि नहीं, तू मुझे कुरान देने आया था, तू इतनी बड़ी मुसलमान है कि तुझे कुरान देने, एक दुनिया जहान का बदकिरदार इंसान तुझे कुरान देने है, दावत भी उसी की है। शर्जील मेमन कहता है मैं नहीं जानता। जो उसके घर में जाके पैसे वसूल करता था, भत्ते वसूल करता था, अपना हिस्सा लेता था, उसके घर में स्विमिंग करता था, वो कहता है मैं नहीं जानता हूं। कादिर पटेल कहता है मेरा तो कोई वास्ता ही नहीं है। अगर इनके माजी में जाएं तो इनके घर देखें आप, छोटे छोटे घर, टूटी फूटी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, ये थी। आज अरबपति खरबपति कैसे हुए? ये जब डाके मारते थे, अगवा बरात अवान के पैसे लेते थे,
तो आपको पता है किसके पास रखवाते थे? मुख्तलिफ लोग थे, हुकूमती, पीपल्स पार्टी, मुख्तलिफ लोग थे। ये पैसा उनके पास रखा जाता था अमानत के तौर पर। उनका शेयर उनको दे के बाकी जो इनका होता था वो ये उनके पास रखवाते थे। और जब उनका मुतालबा होता था कि हमको पैसों की ज़रूरत है, हमारे हिस्से में से जो हमारे 30-40 करोड़ में तुम्हारे पास पड़े, हमारे हिस्से में से हमको पैसा वापस दो, तो उनका इनकाउंटर करा दिया जाता था। रहमान डकैत भी इसी सिलसिले में मारा गया। कोई भी शख्स ये कहे आज पीपल्स पार्टी की क्या इज्जत है, लियारी में आप जाके पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे। अगर तुम्हारा कोई इलाका हो किसी भी पार्टी का, उसको बनना संवरना चाहिए ना, उसको उजड़ना नहीं चाहिए। उसकी सड़कों को बनना चाहिए, उधर पानी आना चाहिए, उधर बिजली आनी चाहिए। वो जो भुट्टो के दौर से पहले का जो लियारी था वो तो उससे भी बदतर तरीन हो गया, बदतरीन। इंसानों के रहने की जगह ही नहीं रही। वो 72 साल में 73 साल में ना पानी की लाइन डली, ना बिजली का काम हुआ, ना सड़कें बनी, बस भुट्टो जिंदा था। ये तो एक शहर का एक हिस्सा है लियारी। जरदारी ने अपने शहर का क्या बना लिया, नवाबशाह को। बेनज़ीर ने ये आधा अधूरा जो बिलावल है, इसने लाड़काना को क्या बना लिया। अरबों रुपए खर्च हो गए, खरबों रुपए खर्च हो गए कागजों पे, लेकिन बना कुछ नहीं। याद रखिए, आप जब वोट देते हैं तो इश्क के चक्कर में मत दीजिए, काम देखिए, खानदान भी देखिए। छोटा सा वाक़या है, मैं कराची में जब रहता था तो मेरे यहाँ एक दूध वाला आता था दूध देने। छुट्टी का दिन था, एक दिन वो आया, उसने कहा साहब मेरा हिसाब कर दो, अब मैं दूध नहीं दूंगा, अब मैंने काम छोड़ दिया दूध का। ये होगी बात 85-86 की। मैंने कहा क्यों, डॉक्टरी कर रहा है क्या, क्या कर रहा है? कल नहीं साहब मैं सियासत में आ गया हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ। है इलेक्शन लड़ रहा है भाई, तुझे कौन खड़ा कर रहा है? उसने कहा जी MQ। आप मानेंगे इस बात को? वो इलेक्शन जीत गया, भारी वोटों से जीता। फिर उसके बाद, उससे पहले वो सेक्टर इंचार्ज बन चुका था। उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि मोहल्ले के बुजुर्ग, बूढ़े बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग औरतें अपना जब मसला लेके जाते थे तो वो हाथ बांध के उस कमजोर कंगले शख्स के सामने हाथ बांध के खड़े होते थे और वो उनको माँ बहन की गालियां बकता था। ये होता है अंधी मोहब्बत का अंधा अंजाम। लियारी की कहानी इतनी बड़ी है कि वक्त खत्म हो जाएगा। रहमान डकैत का कत्ल पता नहीं कब ये हुकूमत खोलेगी, लेकिन वो भी 50-60 करोड़ रुपए का चक्कर था। जितने लोग लियारी से लीडर बन के निकले, उनके घर देखें, उनका रहने का अंदाज देखें, उनकी सवारियां देखें, उनका लिबास देखें। ये सारे वो लोग हैं जो अर्क़े गुलाब से नहा भी लें तो भी मैले नज़र आते हैं। दिन में 5 दफ़ा नहा लें, 6 दफ़ा नहा लें, जब नहा के निकलेंगे परफ्यूम लगा लें, बाल बना लें, 5 लाख की घड़ी पहन लें, 1 लाख रुपए का जोड़ा पहन लें, 1.5 लाख रुपए का जूता पहन लें, लेकिन नज़र गलीज़ ही आते हैं।
मैले नज़र आते हैं, क्योंकि इनकी रूह गंदी है, इनका किरदार गंदा है, इनका ईमान मैला है, इसलिए मैले नज़र आते हैं। और आप इनसे मरूब होते हैं, इनकी गाड़ी से मरूब होते हैं, इनकी बकवास से मरूब होते हैं। मत होइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे चल के बताऊंगा। दिल रोता है मेरा अंदर से। पहले मुझे मौका नहीं मिला, पहले ये सब कुछ था नहीं, लेकिन मैं अपनी जगह लड़ता था। खतरों में भी रहा, लेकिन लड़ा, डरा नहीं। आखिर में मैं अपने बच्चों से मुखातिब होऊंगा, रोज़ होता हूँ, कोशिश करता रहूँगा, कभी तो जागेंगे। ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चों कि जिस पार्टी को, जिसको तुम्हारे वालिदैन वोट दे रहे हो, उन्हीं को वोट दो। थोड़ी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लो। तुम आज जो कुछ बोओगे, कल तुमने और तुम्हारी औलाद ने काटना है। आप लोग रोज टीवी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। आप रोज इनकी लड़ाई देखते हैं कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, किस तरीके से मौजूदा हुकूमत को करप्ट 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 करप्ट, अंदर नहीं झांकते कि एक नवाज शरीफ अपने वोटर्स को कैसे छोड़ के भाग गया। ये पहली दफा नहीं भागा, कई दफा भाग चुका है। भगोड़ा है, भागने की आदत है, भागेगा। वो आधा अधूरा बात करते मुंह से थूकता है, पार्लियामेंट में जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, करप्शन करप्शन। भाई तू ये बता दे कि तेरे 5 बिलावल हाउस कैसे बन गए, सिर्फ इतना हिसाब दे दे, बाकी खैर है। नहीं है, कोई जवाब नहीं। लंदन में प्रॉपर्टियां कैसे बन गई, मलेशिया में कैसे बन गई, बैंकॉक में कैसे बन गई, दुबई में कैसे बन गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और आपके पास भी नहीं है, आप फिर भी वोट डालते हैं। वक्त और वक्त बदलने में देर नहीं लगती मेरे बच्चों। आप बदलोगे, वक्त भी बदलेगा, वक्त भी बदलेगा। घड़ी 500 रुपये वाली, 50 रुपये वाली भी वही टाइम देगी जो 20 करोड़ रुपये वाली घड़ी टाइम देगी, या 50 लाख रुपये वाली घड़ी देगी। नवाज शरीफ के हाथ में वही घड़ी है, लेकिन उसने कुछ अरसे बाद बुरा वक्त दिखाना शुरू कर दिया। अपनी सोच को बदलो मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत करो, हौसला पैदा करो। देखो तुम्हारे वक्त और तुम्हारा वक्त कैसे बदलता है। अपनी दुआओं में, प्यार मोहब्बत में याद रखें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।